Hello again and welcome back to another session of Commerce class with me Suman Rathore. Students, today's session is going to be very informative and really important because today I'm going to discuss with you Business Studies Term 2 sample question paper which has been released by CBSE recently. So please be very attentive all through the video and listen carefully to all the tips and tricks that I'm going to share with you today. So let's start our today's session. So as you know, this question paper contains 12 questions. 4 2 marks question, 4 3 marks question and 4 5 marks question. In 2 marks question, there will be no choice. But in case of 3 marks question, you will be provided with one choice. And in case of 5 mark question, you will be provided with 2 choices. So basically the paper will contain 15 questions and out of those 15 questions you have to attempt 12 questions. Okay, with internal choices in between the questions. Now see, इस बार के बोर्ड की ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार आपको सारा सिलेबस एक साथ नहीं पढ़ना है क्योंकि 6 चैप्टर्स हम ऑलरेडी हमारे टर्म 1 में कवर कर चुके हैं. अब टर्म 2 में सिर्फ 6 चैप्टर्स, जो रिमेनिंग 6 चैप्टर्स हैं, हमें वो ही पढ़ने हैं. और वो 6 चैप्टर्स हैं हमारे स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो कि सारे बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं. Now today's very first and the most important tip is focus on the presentation of your paper and take care of your word limit. क्योंकि मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब हम बोर्ड के पेपर्स चेक कर रहे होते हैं बहुत बार ये देखा गया कि बच्चे अननेसेसरी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं जिससे लास्ट में उनके पास टाइम की शॉर्टेज हो जाती है और वो या तो केस स्टडीज़ को गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं जल्दी या फिर क्वेश्चन ही उनके अनअटेम्प्टेड रह जाते हैं. और वैसे भी कहा जाता है ना, वेल बिगन इज हाफ डन. सो फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ योर पेपर right from the beginning. It should be very neat, it should look organized and take care of your time limit. So now with this tip, let's start discussing our sample question paper. And the very first question given here is, identify and explain the two sources of the source of recruitment which cannot be used when the existing staff is either insufficient or does not fulfill the eligibility criteria of the jobs to be filled. और ये क्वेश्चन है आपका 2 मार्क्स का. Now see, this question is not tricky at all. But sometimes what happens that students may be in a hurry or under the pressure of exam, they don't understand the question properly. और जब आपने सही से समझा ही नहीं तो फिर आप गलत आंसर कर देते हैं. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को पढ़ के पहले एक बेसिक आइडिया निकालना है कि इसमें एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है. यहाँ पे आपको सीधा सा ये पूछा जा रहा है कि आप वो कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज करेंगे जबकि आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, आपका जो इंटरनल स्टाफ है, वो ऑलरेडी सफिशिएंट भी है और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट भी करता है वैकेंसी के लिए. तो यहाँ पे हमारे 2 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में से फर्स्ट हमारा कौन सा होगा, इंटरनल सोर्स होगा या एक्सटर्नल. ऑब्वियसली हम यहाँ पे अपनी वैकेंसी को इंटरनल सोर्स से ही फुलफिल कर देंगे क्योंकि हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ सफिशिएंट भी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट भी कर रहा है. नाउ इट्स आस्किंग दैट आगे चल के हमें ये बताना है कि वो कौन से 2 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हैं जो कि आप इस केस में यूज करेंगे. सो वो हमारे 2 सोर्सेज ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट हैं, प्रमोशन एंड ट्रांसफर. नाउ आपको यहाँ पे प्रमोशन एंड ट्रांसफर को भी जस्ट इन अ लाइन और 2 एक्सप्लेन करना है क्योंकि ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है. तो वर्ड लिमिट का आप बहुत ध्यान रखिए. 30 to 50 वर्ड्स में आप इसको एक्सप्लेन करेंगे. सो 1 और 2 लाइंस में आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है वो बताएंगे, 1 और 2 लाइन में आप प्रमोशन बताएंगे और 1 और 2 लाइन में ही आप ट्रांसफर को एक्सप्लेन कर देंगे. एंड दैट्स इट. आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जस्ट इन 2 मिनट्स. और सेकेंड क्वेश्चन इज which is very big and it's a case study. So let's see what it says. Mica Limited is dealing in all types of cosmetic products. It is enjoying increased demand for its product during the last few years. For the purpose of expansion, the company needs rupees 100 crores as additional capital. The company decides to raise funds through equity shares. Chirag Kapoor, the finance manager of the company, recommended that the shares may be sold through issuing houses or brokers.
Identify and explain the method recommended by Mr. Kapoor through which the company can raise additional funds for expansion purposes. Now see, ये क्वेश्चन है हमारे चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट का, जहां पे कि हमने मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन डिस्कस किए थे, जैसे कि ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, राइट इशू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ इस केस में हम ऑफर फॉर सेल की बात कर रहे हैं, जहां पे कि आप अपने शेयर्स और सिक्योरिटीज डायरेक्टली पब्लिक को इशू ना करके इंटरमीडियरीज लाइक इशूइंग हाउसेज और ब्रोकर्स के थ्रू मार्केट में उतारते हो, और आपकी उन सिक्योरिटीज और उन शेयर्स को सेल करने का पूरा हेडेक, आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन ब्रोकर्स और इशूइंग हाउसेज को दे देते हो। सो अगेन इस केस में भी आपको अपना ऑफर फॉर सेल पहले पॉइंट लिखेंगे और फिर उसके बाद उसको 2 और मे बी मैक्सिमम 3 लाइन में उसको एक्सप्लेन करके खत्म करेंगे ये क्वेश्चन। Now a second tip is don't forget to put keywords relating to that particular topic wherever possible. Like in this case आप intermediaries, issuing houses, securities, ये सारे वर्ड्स बहुत ही खूबसूरती के साथ यूज कर सकते हैं अपने आंसर में। और जब टीचर्स को भी चेकिंग के लिए मार्किंग स्कीम दी जाती है तो ये कीवर्ड्स उसमें मेंशन होते हैं। अगर आपने ये कीवर्ड्स लिखे हैं तो टीचर को देखते ही आइडिया लग जाता है कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है और आपका लीनियंसी हो जाती है थोड़ा सा पेपर चेक करने में। Now our next question is explain the two concepts which are part of the exercise which would reveal whether a company is understaffed, overstaffed or optimally staffed. Now staff ऑलरेडी आइडिया लग गया कि हमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टाफिंग चैप्टर से, और ये बेसिकली रिलेटेड है आपके स्टाफिंग प्रोसेस से, जहाँ पे कि आपने मैन पावर रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट किया था एज अ फर्स्ट टाइप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। उसमें पढ़ा गया था हमारा वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। यहाँ पे ये वही दो कंसेप्ट्स एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हैं, तो अगेन आपको 1 और 2 लाइन में ये दोनों कंसेप्ट्स एक्सप्लेन कर देने हैं। Question is, measurement of a company's progress may involve calculation of certain ratios like gross profit ratio, net profit ratio and return on investment etc. at periodic intervals. Identify the function of management involved in the above context. Also briefly explain the step in the process of the identified function discussed above. तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि मैनेजमेंट के यहाँ पे किस फंक्शन की बात हो रही है, जहाँ पे कि आप कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। किस में करते हैं हम ये काम? हमारे कंट्रोलिंग फंक्शन में। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग हमारे ऑलरेडी टर्म 1 में कवर हो चुके हैं। सो नाउ अब हमारे पास बचते हैं स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। स्टाफिंग इज ऑलरेडी रिलेटेड टू ऑल द मैन पावर रिक्वायरमेंट एंड सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ऑल दैट। डायरेक्टिंग में आप लीडरशिप, सुपरविजन, मोटिवेशन, डायरेक्शन, इन सब की बात करते हो। और कंट्रोलिंग में आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने की बात करते हो विद द स्टैंडर्ड्स, एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे भी हम इसी कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग प्रोसेस या कंट्रोलिंग फंक्शन की बात की जा रही है। ओके, आगे ये कहते हैं ऑल्सो ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द आइडेंटिफाइड फंक्शन। अब यहाँ पे ये हमसे फर्दर ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने जो भी फंक्शन आइडेंटिफाई किया है उसका ये कौन सा स्टेप है। तो ये हमारे कंट्रोलिंग फंक्शन का सेकेंड स्टेप है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। 5 स्टेप्स होते हैं हमारे कंट्रोलिंग प्रोसेस के। फर्स्ट इज सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड, सेकेंड इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, third is comparison of actual performance with the standard, fourth is analysis of deviation and fifth is taking corrective action, right? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे सेकेंड पॉइंट मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करने के लिए भी कहा जा रहा है। तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें कि आधा नंबर आपको, हाफ मार्क्स आपको खाली कंट्रोलिंग फंक्शन आइडेंटिफाई करने के मिल जाएंगे। बचे 1.5 मार्क्स वो आपको मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस लिखने के और उसको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करने के मिल जाएंगे। तो ये आपका 2 मार्क्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, मिस्टर पवन कुमार, द CEO ऑफ एन ई-कॉमर्स स्टार्टअप which was facing the problem of huge employee turnover,
decided to hold a meeting with the managers to discuss the issue. While addressing the managers in the meeting, he advised them to take certain measures which focus on psychological, social and emotional factors in order to motivate employees. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स की. ओके, इंसेंटिव्स होते थे हमारे, फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. यहाँ पे वही नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात की जा रही है. नाउ explain any two such measures discussed by him when he suggested that job should be made interesting so that the job itself becomes a source of motivation. Employees should be congratulated for good performance. Also, stability regarding future income and work should be provided to employees in order to develop a positive attitude among the subordinates. तो यहाँ पे पहले आप ये बताएंगे कि इस क्वेश्चन में बेसिकली नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात की जा रही है और उसके बाद ये कहता है एक्सप्लेन एनी टू सच मेजर्स. तो आपने नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में वो पढ़ा था, स्टेटस, जॉब रिकॉग्निशन एंड जॉब एनरिचमेंट, अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट एंड ये सारे जॉब सिक्योरिटी, ये सारे पॉइंट्स पढ़े थे ना जॉब ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में. तो यहाँ पे उसमें से ही आपको लिखने हैं. नाउ समटाइम्स क्या होता है, स्टूडेंट्स कोई भी 2 पॉइंट लिख देते हैं वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में से, पर यहाँ पे आपको ये समझना है कि इसमें बेसिकली आपसे वही पूछे जा रहे हैं. लाइक इसमें साफ साफ लिखा गया है व्हेन ही सजेस्टेड दैट जॉब शुड बी मेड इंटरेस्टिंग सो दैट द जॉब इटसेल्फ बिकम्स अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन. तो यहाँ पे कौन से जॉब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात हो रही है, जॉब एनरिचमेंट की. तो आपको यहाँ पे वो एक्सप्लेन करना है. देन सेकंड इज एम्प्लॉय शुड बी कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर गुड परफॉर्मेंस. तो यहाँ पे कौन से वाले नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात हो रही है, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन की. एंड थर्ड इज स्टेबिलिटी रिगार्डिंग फ्यूचर इनकम. तो यहाँ पे हमारी जॉब सिक्योरिटी या वो सारे आपको मेंशन करने हैं. तो इन 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है आपने. वैसे तो इसमें कहा गया है कि एक्सप्लेन एनी टू सच मेजर्स, तो आप चाहें तो इसमें से 2 ही डिस्कस कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर तीनों को जल्दी जल्दी से एक लाइन में लिख डालिए और आपका 3 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन इज डन. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग और डिफाइन लीडरशिप एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग. इन्यूमरेट एनी 2 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप. अगेन ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट इसमें एक इंटरनल चॉइस दी गई है आपको. तो एज पर योर कॉन्फिडेंस एंड कन्वीनियंस आप इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की खास बात ये है कि ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है और जहां तक भी हो सकता है आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर पॉइंट्स में देने चाहिए विद प्रॉपर हेडिंग. और इसीलिए आपने भी नोट किया होगा, in all my videos where I make PPTs, I give proper heading to all my points. और even class में भी मैं अपने students को सारे आंसर with proper headings points लिखाती हूँ. तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है जहाँ पे कि आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप आंसर देंगे पॉइंट्स में with proper heading. So यहाँ पे आप डायरेक्टिंग की इम्पोर्टेंस के कोई भी 3 पॉइंट्स विद प्रॉपर हेडिंग वाले एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं. लाइक डायरेक्टिंग इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इस तरह से कोई भी 3 पॉइंट्स उठाइए, उनकी हेडिंग लिखिए, प्रॉपर पॉइंट्स में हेडिंग होनी चाहिए एंड देन उनको एक्सप्लेन कर डालिए और आपके 3 नंबर कहीं नहीं जाने वाले. और अगर आप इसमें सेकंड ऑप्शन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लीडरशिप एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग यानी बेसिकली लीडरशिप एक्सप्लेन करना है इन 2 लाइंस. और उसके बाद कोई भी 2 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप हमने पढ़े थे ना, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, लेजर-फेयर या फिर फ्री रेन लीडरशिप. तो इनमें से कोई भी 2 लीडरशिप स्टाइल्स उठाइए, उनको प्रॉपर हेडिंग के साथ क्लियरली मेंशन कीजिए और एक्सप्लेन कर दीजिए. Now our 7th question is list any 3 factors affecting the working capital requirement of a company. Now ये क्वेश्चन है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट से और जिसमें हमने पढ़ा था फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. फिर उसमें हमने पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट.
तो यहाँ पे आपको वही फैक्टर्स मेंशन करने हैं जो कि हमारा था नेचर ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन साइकिल, ऑपरेशन साइकिल, सीजनल फैक्टर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उनमें से आप कोई भी 3 फैक्टर्स उठाइए, उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। अगेन मैंने आपको बताया है कि ये आपने पॉइंट्स में आंसर देना है विद प्रॉपर हेडिंग। तो आपका एक प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए लाइक नेचर ऑफ बिजनेस, और फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए। फिर लिखिए प्रोडक्शन साइकिल पॉइंट हेडिंग, एंड फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए। फिर लिखिए बिजनेस साइकिल, फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इस तरह से अगर आप पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे विद प्रॉपर हेडिंग तो आपका इंप्रेशन पहले से ही टीचर पे अच्छा हो जाएगा और आपको उसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। Now our next question is again a case study. Priya is a regional manager of XYZ Limited. She is a hardworking employee and is trying to reduce wastage of resources in her company. She has set standards for performance of different activities and is ensuring that targets are met according to these standards with minimal wastage of resources. She has set up CCTV cameras which helps her to keep a close check on the activities of the subordinates and know how the employees are performing. She also rewards the employee with a bonus when these standards are met. She is trying her best to ensure a good performance of her team this year through the application of an important function of management. Explain any 2 benefits of the function of management highlighted above. सो अगेन ये केस स्टडी है और इसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए इन्होंने एक ही क्वेश्चन में आपसे बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करना है जिसकी यहाँ पूरे में बात की जा रही है, और फिर उस फंक्शन ऑफ मैनेज की इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स आपको बताने हैं एनी 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं हमारे कंट्रोलिंग फंक्शन की। तो नाउ वन इंपॉर्टेंट टिप रिलेटिंग टू द केस स्टडीज। नाउ कई बार क्या होता है, क्योंकि हम एग्जाम हमेशा हरी में दे रहे होते हैं, एक प्रेशर होता है माइंड पे, तो आप जब भी पेपर अटेम्प्ट करने बैठे सबसे पहले गो थ्रू योर पेपर, जो भी केस स्टडीज है उसको एक कूल माइंड से, एक रिलैक्स्ड माइंड से पेशेंटली पढ़िए। उस कंसेप्ट को, जो भी फंक्शन या कंसेप्ट की बात की जा रही है आपसे बेसिकली उस केस स्टडी के थ्रू, उसको साइड में रफ पोर्शन में लिख डालिए so that you won't get confused when it's time to explain that concept or you have to explain anything relating to that concept. Okay? क्योंकि कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स आते हुए भी जो आपसे पूछा जा रहा है केस स्टडी के थ्रू उस कंसेप्ट को गलत आइडेंटिफाई कर देते हैं और आते हुए भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो केस स्टडीज को पहले एक कूल एंड रिलैक्स्ड माइंड से पढ़िए। जो भी आपने कंसेप्ट या फंक्शन आइडेंटिफाई किया है उसको रफ पोर्शन पे लिख के एक तरफ रख दीजिए so that when you are finally going to attempt that question आप सीधे सीधे उसको explain कर डालेंगे, you won't get confused again. Okay? Now coming back to this question, यहाँ पे हमें controlling की बात की जा रही है और हमसे पूछे जा रहे हैं any 2 benefits of the controlling function. तो controlling क्या है ये हम सबको पता है, अब उसके benefits या उसकी importance लिखनी है। Again आपको यहाँ पे points लिखने हैं with proper heading। मैं बार बार आपको प्रॉपर हेडिंग के लिए कह रही हूँ क्योंकि इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, अगर आपने एक्सप्लेनेशन में फिर भी आप सही से नहीं लिख पाए, पर अगर आपकी हेडिंग सही है, वो पॉइंट की हेडिंग सही है, तो आपको उसके मार्क्स पहले ही मिल जाएंगे। ओके, सो हियर you have to write any 2 benefits of the controlling function. First is like accomplishing organizational goals, then efficient use of resources, motivation of employees। इस तरह से जो भी importance of controlling के points हैं उनमें से कोई भी 2 points उठाइए और उनको with proper heading explain कर दीजिए। ओके, now हमारा next question है numerate any 5 rights of consumer under the Consumer Protection Act 2019 or numerate any 5 responsibilities of a Consumer Protection Act 2019। अगेन ये क्वेश्चन आपको इंटरनल चॉइस के साथ दिया गया है, तो इसमें से आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर लिख सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लिख सकते हैं। आते हैं हमारे फर्स्ट पोर्शन पे। अगर आप राइट्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो अगेन प्रॉपर हेडिंग के साथ उनको एक्सप्लेन कीजिए।
like right to safety, right to be informed, right to choose, right to seek redressal. इनमें से कोई भी 5 आपके राइट्स जो हैं कंज्यूमर के, वो 5 राइट्स उठाइए, उनको प्रॉपर हेडिंग के साथ एक्सप्लेन कर डालिए। और अगर आप सेकंड ऑप्शन पिक कर रहे हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर पिक कर रहे हैं, तो उसमें से कंज्यूमर की कोई भी 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख डालिए, लाइक टू बी क्वालिटी कॉन्शियस, टू बी कॉशियस इन परचेजिंग, टू सीक फॉर कैश मेमो और रिसिट, और टू प्रोवाइड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन टू द सेलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगेन एक प्रॉपर हेडिंग के साथ अपने पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिए। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन। State any 5 regulatory functions of Securities and Exchange Board of India. अगेन ये क्वेश्चन हमारे फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर में से है, जहाँ पे कि हमने सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पढ़ा था। तो ये उसी में हमने उसके कुछ फंक्शंस पढ़े थे, लाइक प्रोटेक्टिव फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन। उन्हीं में से ये रेगुलेटरी फंक्शंस को लिखने की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ 8-9 रेगुलेटरी फंक्शंस हमने पढ़े थे सभी के, उसमें से कोई भी 5 पिक कीजिए और लिख डालिए। नाउ आते हैं हमारे 11th क्वेश्चन पे, जो कि अगेन एक केस स्टडी फॉर्म में दिया गया है। क्वेश्चन पेपर वैसे बड़ी जल्दी खत्म हो गया, राइट? नाउ इन एन इंटरव्यू विद द लीडिंग न्यूज चैनल, मिस्टर राकेश क्वात्रा, CEO of Get My Job, has suggested that companies which want more and more people to apply for jobs in their organization should make the process of applying for jobs easier and candidate friendly. It is for this reason, he said, that most progressive companies today have a short application process. He also said that the application form filled by the candidate is very important, as it is the information supplied in the application forms which helps the manager in eliminating unqualified or unfit job seekers. The company can create a mechanism that attempts to measure certain characteristics of individuals like aptitude, manual dexterity, and intelligence to personality. The candidate may then be called for an in-depth conversation to evaluate their suitability for the job. Now, part A of the question is, name the process and steps in the process of identifying and choosing the best person out of a number of prospective candidates for a job discussed above. अगेन क्योंकि यहाँ पे हम हमारे एम्प्लॉयज़ के रिक्रूटमेंट, उनके सिलेक्शन, इनसे रिगार्डेड बात कर रहे हैं, तो ये हमारा स्टाफिंग का क्वेश्चन है। और जिस प्रोसेस की यहाँ बात की जा रही है वो है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। ये पूछ रहे हैं कि वो स्टेप आपको आइडेंटिफाई करने जहाँ पे कि आप बेस्ट पर्सन को बाकी कैंडिडेट जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं उनसे अलग कर लेते हैं पहले। तो इसमें हमारे स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस जो था, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, यहाँ पे उन तीनों की बात की जा रही है। देन Part B says, also explain the next 3 steps in the process which can be subsequently performed by the company. Next 3 steps जो हैं वो हमारे Part B के आंसर होंगे, और यहाँ पे हमें उन 3 steps को explain भी करना है। तो next 3 steps है हमारे background check, then हमारा है selection decision, and the last is medical examination. तो ये हमारे हो गए rest of the 3 steps, इनको explain करके लिखना है। पार्ट ए में खाली पॉइंट्स लिखने थे, पार्ट बी में हमें एक्सप्लेन करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन भी कंप्लीट। नाउ अगेन अ क्विक टिप, सो वेयरएवर पॉसिबल, लाइक इन केस ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस वेयर अ प्रोसेस इज बीइंग आस्क्ड, सो वहां पे आप एक जल्दी वाला क्विक वाला डायग्राम भी बना सकते हैं। वो स्टेप्स वाला होता है ना, जहां पे कि प्रोसेस आप बॉक्सेस में मेंशन करते हैं विद एरोज एंड एवरीथिंग। सो एक जल्दी वाला आप एक क्विक वाला वो डायग्राम बना देंगे, so it will give a presentation to your paper and will prove very helpful in impressing your examiner. So हो सके तो अपनी स्ट्रैटेजी में इसको भी इंक्लूड कर लीजिए। नाउ आता है हमारा 12th क्वेश्चन, जो कि एक इंटरनल चॉइस के साथ है। वंश लिमिटेड इज अ लार्ज एंड रेप्यूटेड कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स वेंटिलेटर्स। कोविड वाली सिचुएशन को लेके बनाया है क्या? नाउ आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19, यस, in 2020, the company witnessed an increase in revenue by 40%. It has plans to further increase its production capacity and also start production of PPE kits, sanitizers and masks in 2022. The finance manager of the company, Mr. Rajiv,
feels confident about the future of the company and its liquidity position. Discuss the meaning of dividend decision and in the light of the above statement, explain any two factors which should be considered by Vansh Limited while formulating the dividend policy of the company. So again ये क्वेश्चन आता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर से, जिसमें कि आपको डिविडेंड डिसीजन सबसे पहले एक्सप्लेन करना है और उसके बाद उसके कोई भी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन पढ़ा था हमने, उसके कोई भी दो फैक्टर्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं, लाइक अर्निंग्स ऑफ द कंपनी एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी एंड एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें से कोई भी दो पॉइंट उठाइए, क्योंकि यहाँ पे खाली दो फैक्टर्स के लिए ही पूछा गया है। उन पॉइंट्स को उठा के और उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। साथ में इसका ऑप्शन है जो कि इसमें प्रॉपर वर्किंग दिखानी है आपको, अर्निंग्स पर शेयर, तो या फिर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप ये वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्योंकि जल्दी हो जाएगा, तो आप ये भी चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हो गया हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ बिजनेस स्टडीज टर्म 2 कंप्लीट। And believe me, if you'll follow all the tips that I gave you today for answering or attempting your question, then you will definitely get some extra marks for the presentation and organization of your paper. So all the best, and that's all for today. Thanks for staying in tune, and don't forget to like and subscribe my channel. Thank you and goodbye for now.